तो आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 के पाठ जॉर्ज पंचम की नाक का सारांश समझेंगे। और इस पाठ को लिखने वाले हैं कमलेश्वर जी। तो लेखक के जीवन के विषय में थोड़ा हम सब जान लें। तो कमलेश्वर जी का जन्म हुआ था 6 जनवरी 1932 को और 27 जनवरी 2007 को इनका निधन हुआ। हिंदी लेखक कमलेश्वर 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। कमलेश्वर का जन्म हुआ था मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत में है। तो इन्होंने कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता और इसके साथ साथ फिल्मों में भी लेखन कार्य किया है और अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। कमलेश्वर का लेखन केवल गंभीर साहित्य से ही जुड़ा नहीं रहा, बल्कि उनके लेखन के कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। उनका उपन्यास कितने पाकिस्तान हो या फिर भारतीय राजनीति का एक चेहरा दिखाती फिल्म आंधी हो, कमलेश्वर का काम एक मानक के तौर पर देखा जाता रहा है। उन्होंने मुंबई में जो टीवी पत्रकारिता की वो बेहद मायने रखती है। कामगार विश्व नाम के कार्यक्रम में उन्होंने गरीबों और मज़दूरों की पीड़ा, उनकी दुनिया को अपनी ही आवाज़ दी। कमलेश्वर की अनेक कहानियों का उर्दू में भी अनुवाद हुआ और इनका जो अवधिकाल है वो 1954 से 2006 तक का रहा। उनकी जो विधा है, रचना शैली है, वो है उन्होंने जिन जिन विधाओं में रचनाएं की हैं वो हैं कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन और फिल्म पटकथा। और 2007 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में हुआ। उन्होंने 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं तो लिखी ही, उनके उपन्यासों पर भी फिल्में बनी, जैसे आंधी, मौसम फिल्म का नाम है, सारा, आकाश, रजनीगंधा, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, लैला, राम बलराम की पटकथाएं उनकी कलम से ही लिखी गई थी। और ये जो है फिल्में जो है काफ़ी फेमस रहीं, बहुत हिट हुई ये सारी पिक्चर्स। लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता के अलावा दर्पण और एक कहानी जैसे धारावाहिकों की पटकथा लिखने वाले भी कमलेश्वर ही थे। उन्होंने कई वृत्तचित्रों और कार्यक्रमों का निर्देशन भी किया। फिर 1915 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया और 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान एक उपन्यास का नाम है, के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। उन्होंने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक जैसा महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया। कमलेश्वर ने 75 साल के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी। कमलेश्वर की अंतिम और अधूरी जो रचना का सफ़र था वह एक उपन्यास था, जिसे उनकी पत्नी गायत्री कमलेश्वर के अनुरोध पर तेजपाल सिंह धामा ने पूरा किया और हिंद पॉकेट बुक्स ने उसे प्रकाशित किया और यह जो उपन्यास थी वो बेस्ट सेलर साबित हुई। ठीक है, तो ये था कमलेश्वर जी का जीवन चरित्र। अब हम पुस्तक के सारांश के पाठ के सारांश की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जॉर्ज पंचम की नाक की जो ये कथा है, जो ये आधारित है जॉर्ज पंचम और रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के ऊपर। तो रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय, इनका भारत पर आना होता है, मतलब ये भारत के दौरे पर आने वाली हैं
और उन्हीं के स्वागत में जो तैयारियां चल रही हैं और जो सरकारी जो कामकाज है उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या उठा-पटक हो रही है, उसी के ऊपर ये सारी कहानियाँ हैं। और जो ये लिखा है जॉर्ज पंचम की नाक, तो नाक को अगर हम देखें तो नाक जो है सम्मान की बात कही जाती है। जिसे कहते हैं ना, उसने नाक का कटा दी और उसने नाक ऊँचा कर दिया, तो माने गर्व की बात हो गई, नाक कटा दी माने शर्म की बात हो गई। तो इस कहानी में जॉर्ज पंचम की नाक के ज़रिए भारत की जो उस समय की जो स्थिति थी, जो मान सम्मान की जो बात थी, उस जो गौरव की बात थी, उसके ऊपर भी इसमें चर्चा किया गया है। तो उसको हम देखेंगे। तो पहले थोड़ा समझ लें कि इसमें लेखक की क्या मनोस्थिति रही है इस कहानी को, इस उपन्यास को लिखते समय। तो कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक की कहानी उन्होंने किन परिस्थितियों में लिखी है, उन्होंने स्वयं बताया है कि दिल्ली आकर मेरा जो संतोष है, मेरा जो असंतोष है और आक्रोश स्वयं बढ़ गया था। क्यों? कि राजनीति सचमुच क्या होती है, भ्रष्ट राजतंत्र और नौकरशाही सत्ता पर लगाए गए अप्रत्यक्ष प्रतिबंध और उनमें घुटते हुए संघर्ष करते हुए व्यक्ति की क्या हालत हो सकती है, यह बात दिल्ली में पहली बार बहुत गहराई से दिखाई दी। यह उनकी बात है, उन्होंने कहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि इस तंत्र पर कोई भी प्रहार नहीं कर सकता, इस तंत्र को तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? किस तंत्र को? जो ये राजनीति जो ये चलती है उस तंत्र को, जो वहाँ पर हुक्मारों की जो नीतियाँ चलती हैं, जो वहाँ पे जो वो उनकी आज्ञाओं का, आदेशों का पालन करके जो कार्य किया जाता है, तो उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई भी प्रहार नहीं हो सकता। तो इस तंत्र को तोड़ना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। और घुटते घुटते जो भावनाएं आई उनको उन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में उतार दिया। जब वे ये कहानी लिख रहे थे तब वे टेलीविज़न में नौकरी कर रहे थे और इस कहानी के छपते ही बवंडर खड़ा हो गया, क्योंकि इस तंत्र पर कई जो है एक कटाक्ष था, एक व्यंग्य था। फाइलें दौड़ने लगीं, पुलिस इंक्वायरी होने लगी, अंततः उन्हें लड़ते लड़ते नौकरी भी छोड़नी पड़ी। और कमलेश्वर जी की बातें हैं, उन्होंने जो कही इस कहानी के अंतर्गत। और इस सरकारी कहानी का अंत तब हुआ जब उन्होंने नौकरी छोड़ने के 1.5 साल बाद उनकी जगह पर कोई दूसरा नियुक्त हो जाता है और उनसे पूछा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक की कहानी उसने मतलब कमलेश्वर जी ने क्यों लिखी थी। ये भी कमलेश्वर जी की बात जो उन्होंने इस कहानी के विषय में बात कही है। तो जॉर्ज पंचम, जिनका जन्म 1865 में हुआ और मृत्यु 1936 में 1936 में, ये प्रथम ब्रिटिश शासक थे और विंडसर राज्य घराने से ताल्लुक़ रखते थे। और एलिज़ाबेथ द्वितीय, जिनके बारे में कहानी में लिखा गया है कि वो भारत दौरे पे आने वाली थी, उनके आने की तैयारियां हो रही थीं। और ये एलिज़ाबेथ द्वितीय लंदन के ड्यूक जॉर्ज 6 जॉर्ज चेस्टन के यहाँ पैदा हुई थी। इसलिए जो है जॉर्ज पंचम का बहुत ही गहरा संबंध रहा है एलिज़ाबेथ से, जिसकी वजह से उनकी मूर्ति और उनकी नाक के विषय में चर्चा है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे सारांश में कि क्या इसका निचोड़ निकलता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने कहानी पढ़ ली है, तो अब इसका सार समझने में आपको आसानी होगी। तो हमने शुरुआत में क्या पढ़ा कि इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी और देश की सारी अखबारें इस शाही दौरे की खबरों से भरी थीं। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात भी सबकी निगाहें टिकी हुई थीं कि रानी क्या पहनेगी और किस किस जगह जाएगी, तो वहाँ पर क्या पहनेगी, तो आदि बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर सबकी नज़र टिकी हुई थी। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका दर्जी अलग परेशान, उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। मतलब इससे पहले कि वो भारत में आए, जो उनके सेक्रेटरी थे और जो उनके जासूस थे, वो पहले ही आकर दौरा करने के लिए चले आए कि देखें
सारे हालातों को मालूम कर लिया जाए, कहाँ उनको रुकाया जाएगा, कहाँ वो खा सोएंगी व कहाँ वो खाएंगी, कौन बावर्ची होगा आदि, जितने भी उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जो सोचा होगा उन लोगों ने, तो वो पहले ही आगे आने वाले थे दौरे के लिए। फ़ोटोग्राफ़ी की खोज तैयारी हो रही थी कि फ़ोटोग्राफ़र कोई बढ़िया मिल जाए जो सारी खबरों को रिकॉर्ड करे। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फ़िलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें छापी गई थी। मतलब हर एक छोटी से छोटी खबर को अखबारों में छापा जा रहा था, और जो खबरें वहाँ विदेश में के अखबार में छप रही थी, सेम उसी की कॉपी भारत में हो रही थी। मतलब भारत में जैसे उस समय और कोई खबर ही नहीं थी रानी एलिज़ाबेथ को छोड़ के। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। मतलब बिल्कुल वहाँ पर एक जश्न जैसा माहौल रहा होगा कि कोई विदेश से रानी आ रही है, उनका स्वागत करना है, क्योंकि भारत तो पहले से ही अतिथियों के को देवता मानता आ रहा है, अतिथि देवो भव। तो स्वागत की तैयारियां चल रही थी, जगह जगह रंग रोगन हो रहे थे। वहाँ भी वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ़ हो गई, इमारतों को सजाया गया, संवारा गया, और एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई। अब इसके बाद ये सारी तो तैयारियां हो गई, लेकिन मेन दिक्कत जो है अब उनके सामने आने वाली थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक थी, क्योंकि पहले अंग्रेज़ों का शासन रहा था, और उसके बाद वहाँ पर अभी भी जो है उस समय भी कुछ कुछ मूर्तियाँ थी उन लोगों की, जिसमें से जॉर्ज पंचम की भी मूर्ति थी। तो मूर्ति की जो है अचानक पता चला कि मूर्ति की नाक टूट गई। अब जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए, ठीक है। उसके बाद राजनीति पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, अखबारों के पन्ने रंगे थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की अचानक नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार वहाँ मौजूद कर दिए गए उस मूर्ति की सुरक्षा के लिए, जॉर्ज पंचम की सुरक्षा की मूर्ति की सुरक्षा के लिए। लेकिन उसके बावजूद न जाने कैसे वह नाक जो है अचानक, मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई। अब रानी देश आ रही थी और मूर्ति की नाक ना हो तो परेशानी ही थी। देश की स्वाभिमान का बात था कि रानी आ रही हैं और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं। तो ये भाई देश के गर्व की बात है, देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। तो देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात के से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। मतलब मूर्ति की नाक तो भाई टूट गई है, तो इसकी मरम्मत करो, कुछ करो और नाक को सही करो। यदि वह नाक ना लगाई गई तो देश की नाक में भी नाक नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे व तय किए गए, किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। अब उन लोगों ने मीटिंग में डिसाइड किया कि किसी मूर्तिकार को बुलाते हैं जो इस काम में कुशल हो, और उससे ना मूर्ति की नाक को लगवा देते हैं। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता न होना चाहिए कि मूर्ति कहाँ बनी थी, क्योंकि किस पत्थर का है और कहाँ से ये पत्थर आया है, ये मूर्तिकार को पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मूर्ति के बाकी पत्थर का रंग अलग हो और वो नाक किसी और रंग की हो जाए, तो सभी पहचान लेगी कि मूर्ति की नाक तो अलग सी है। तो यह मूर्तिकार फिर ये सोच रहा था वह मूर्ति कहाँ बनी थी, तो ये सारी जानकारी मूर्तिकार को चाहिए थी। और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, ये सब कुछ वो चाह रहा था कि सब कुछ उसको बता दिया जाए, कि ताकि सेम सेम बिल्कुल चेहरे से मैच करते हुए नाक लगाई जाए। पुरातत्व विभाग की फ़ाइलों से भी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मीटिंग में जो फ़ाइलों को मंगवाया गया कि कौन से मूर्तिकार ने इसको बनवाया था, कहाँ से पत्थर आया था, ये सारी जानकारियाँ उसमें होगी, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं चला। फिर मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था।
मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी देशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला जैसा उस मूर्ति का था। उसने पत्थर को विदेशी बता दिया। अब वो आकर कहता है कि ये पत्थर जो है ये तो भाई विदेशी पत्थर है, यहाँ तो मैंने सब जगह ढूंढ ली, कहीं पत्थर मुझे नहीं मिला ऐसा। फिर मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि जो देश के नेताओं की अनेक मूर्तियाँ लगी हैं, यदि उनमें से किसी एक की लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। मतलब देश में, हमारे देश में जो पत्थर है, जो पहाड़ है, वो मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं, कोई भी ऐसा पहाड़ नहीं मिला कि उससे मैच करता हुआ मिल जाए। तो मूर्तिकार ने ये सुझाव दिया कि हमारे देश में भी कई नेताओं की मूर्तियां हैं और उन मूर्तियों में से नाक काट कर निकाल कर मूर्ति में लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, आज्ञा तो मिल गई उसको कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, हमारे देश के नेताओं की मूर्तियों के नाक काट लो और उस मूर्ति में जॉर्ज पंचम की नाक की जगह लगा दो। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उससे उसके पास था, क्योंकि मूर्तिकार है, माप लेके जाएगा तभी तो सही माप लेके काटेगा। वह दिल्ली से मुंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल और गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह की लाटों को देखा, परखा, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी सब बड़ी निकली।